सर प्रवीण कहीं नहीं मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिल रहा है, मैंने हर जगह देख लिया उसे, वो कहीं नहीं मिल रहा है। ये प्रवीण क्या लगता है? मैं प्यार करती हूँ उसे, आई लव हिम। आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? रिपोर्ट लिखिए ना, उसे ढूंढिए, मैंने हर जगह देखा। वो रुकिए मैडम, गुमशुदगी की रिपोर्ट सूचना मिलने के 24 घंटे के बाद लिखी जाती है, तब तक सब्र कीजिए, आप आ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? उधर वो गुम हो गया, उसे ढूंढने की बजाय मुझे कानून बता रहे हैं। आप ढूंढिए उसे, ढूंढते क्यों नहीं उसे? क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रही हैं आप? शट अप, आई सेड शट अप। यू शट अप। ये थाना है, आपका घर नहीं। धीमी आवाज में बात करिए। और जोर से शोर मचाऊंगी, और जोर से, अगर आप प्रवीण को नहीं ढूंढेंगे तो। मनीषा, दूर रहना, मेरे पास मत आना। आप प्लीज प्रवीण को ढूंढिए। बहुत उछल कूद कर रही है ना। लेके जाओ उसे, बुलाओ उसके माँ बाप को इधर। आप ढूंढते क्यों नहीं प्रवीण को? छोड़ो मुझे, प्रवीण को ढूंढिए आप। पुलिस वालों पे हाथ उठाया आपकी बेटी ने। माफ कर दीजिए सर, वो क्या है, जब उसको गुस्सा आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है सर, बस। हमें माफ कर देना, बच्ची है। बच्ची नहीं है मैडम, अपने लवर की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी वो यहाँ। लवर? जी। कौन लवर सर? प्रवीण। प्रवीण? नहीं नहीं नहीं, प्रवीण तो भाई है उसका, अंशिका का चचेरा भाई। पर उसने तो हमें लवर बताया। नहीं सर, मुझे लगता है शायद सुनने में गलती हो गई है। वो उसका कजिन ब्रदर, मतलब मेरे बड़े भाई का बेटा है। अंशिका, प्रवीण क्या लगता है तुम्हारा? भाई। लेकिन तुमने तो कहा था तुम उससे प्यार करती हो। सर वो भाई को भी तो प्यार ही करते हैं ना। प्रवीण महाजन अभी तक आए नहीं सर, कल भी नहीं आए थे और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अपनी मैनेजर सोनम शर्मा को बुलाओ। सर सोनम मैडम भी नहीं आई अभी तक, 2 दिन से वो भी नहीं आई है। सर मैंने प्रवीण के घर भी पता किया, 2 दिन से वो वहां भी नहीं लौटा है। ये आपकी मैनेजर सोनम शर्मा कहाँ रहती है? इधर पास ही में, शक्ति नगर। एड्रेस दीजिए। आप बता सकते हैं कहाँ गए हैं ये लोग? जी मालूम नहीं सर, सूरज सुबह बच्चे को मेरे पास देके गया और उसकी माँ सोनम 2 दिन से ऑफिस से लौटी नहीं है। कदम, सोनम को फोन लगाया? लगाया था सर, पर रीचेबल नहीं। उसके पति सूरज का? लगाता हूँ सर। हेलो, सूरज शर्मा। अब सूरज शर्मा को फोन किया है तो सूरज ही बोलेगा ना। कहाँ हो तुम? हम कहीं भी हो, तुम कौन होते पूछने वाले? सब इंस्पेक्टर गोविंद कदम। कहाँ है तू? अरे साहब, मैं तो यहीं पर हूँ साहब। अरे भाई सही से पकड़, कंधे से हाथ निकल जाएगा मेरा। बीवी कहाँ है तेरी? क्या मालूम साहब। कब से लापता है? नहीं साहब, मेरी बीवी लापता नहीं हो सकती। वो तो हर वक्त काम काम काम, दिन में काम, रात में काम, सब उसको फुर्सत ही नहीं है लापता होने की। शिंदे, घर छोड़ के आओ। अरे चलिए आप लोग, चलिए जाइए। चलिए अपने अपने घर जाइए। सर अभी तो ये कुछ भी बोलने लायक नहीं है। कदम, एक बात समझ में नहीं आई, प्रवीण और सोनम दोनों ही गायब हैं, एक साथ एक ही दिन। इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। ये प्रवीण और सोनम के दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर ये सोनम और प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड्स, इनके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 17 तारीख को जिस दिन जिस वक्त से सोनम और प्रवीण गायब हुए, उन दोनों की फोन लोकेशन एक ही एरिया में थी, आनंद लोक में, और इन दोनों के फोन भी स्विच ऑफ एक साथ हुए। इन दोनों के बीच बातचीत का पैटर्न रेगुलर सा ही है, प्रवीण और सोनम।
कदम बॉडी को उतरवाओ। सर काटे। छुइए मत, छुइए मत, प्लीज लेके जाओ। सर सुसाइड करने के लिए इतनी दूर आना बड़ा अजीब है। यहाँ आना इसका कोई डेली का रूटीन नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि ये यहाँ खुद आया या ऐसे कोई लेके आया। तो सर फिर तो ऐसे सुसाइड या मर्डर कुछ भी कह सकते हैं। ये देखो, कमीज फटी हुई है, ये खरोंच के निशान, ऐसा लगता नहीं जैसे इसे यहाँ घसीट के लेके आया हो। हाँ सर। इस लड़की के भी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। सर सर ये अंशिका के कॉल रिकॉर्ड। प्रवीण और अंशिका के बीच में काफी बातें होती थी। लगता है अंशिका और उसका कजिन प्रवीण एक दूसरे से काफी क्लोज थे। डेली 10 से 15 कॉल, कभी कभी तो घंटे घंटे पर बातें। लगता है इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा था सर। तभी उस दिन अंशिका जब थाने आई तो प्रवीण को अपना लवर बता रही थी। मैं प्यार करती हूँ उसे, आई लव हिम। लेकिन माँ बाप को सामने देख के मुकर गई। अंशिका, प्रवीण क्या लगता है तुम्हारा? भाई मामला टेढ़ा है कदम, जरा होशियारी से। सर और हाँ, वो सोनम की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हमने हर तरफ अलर्ट कर दिया। सर पापा ने मरवा दिया प्रवीण को। पापा ने? क्यों? मैं और प्रवीण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन तुमने तो उस दिन बोला था कि प्रवीण तुम्हारा कजन है, भाई है वो तुम्हारा। पापा की नजर में, दुनिया की नजर में रिश्ता गलत है, इसीलिए तो पापा ने पहले उसे बिजनेस से निकाला और उसके बाद उसे मरवा दिया। और ये सोनम, वो भी तो प्रवीण के साथ काम करती थी, गायब है वो भी। जानती हो उसे? हाँ सर जानती हूँ। वो तो सिर्फ प्रवीण की एम्प्लॉय थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं जानती सर। तो सर पापा ने प्रवीण को मरवा दिया। एक बेटी अपने बाप पर हत्या का आरोप लगा रही थी। एक लड़की अपने भाई के साथ प्रेम संबंध को जायज बता रही थी। क्या प्रवीण की हत्या और सोनम की गुमशुदगी के बीच में कोई संबंध है? जी बिल्कुल नाराज थे सर। आप ही बताइए, किसी भाई बहन के बीच अगर ऐसा रिश्ता होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा सर? समाज में उठना बैठना बंद हो गया था सर। इसीलिए आपने अपने भतीजे को मार डाला। अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप ही की बेटी आपके भतीजे की हत्या के लिए आप दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। अरे पागल है सर मेरी बेटी, मैं सच कहता हूँ। वो कुछ भी करती है, कुछ भी बोलती है, उसका दिमाग ठीक नहीं है सर। पागल लड़की क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? नाम नहीं सुनना था ना उसका? अब दिखाओ मिटा के। अरे तू बात बताना। मैंने कहा पीछे हट जाओ, मार दूंगी मैं सबको। अगर मेरे और प्रवीण के बीच में कोई भी आया तो मैं उसे मार दूंगी। पीछे हट जाओ। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। इनकी बेटी अंशिका का दिमाग वाकई में सही नहीं लगता, कुछ भी कर सकती है वो। कदम कहीं ऐसा तो नहीं ये तीन तरफा प्यार मोहब्बत का चक्कर हो? मेरा मतलब सोनम, अंशिका और प्रवीण के बीच। लेकिन सर इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन डिटेल्स में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। कदम, आज का अपराधी बहुत स्मार्ट है, क्राइम लोकेशन पर वो फोन नहीं लेके जा सकता। ठीक है सर, मैं इंक्वायरी करता हूँ। खासतौर से सोनम के बारे में, उसकी भी कोई खास जानकारी नहीं है हमारे पास। सर सर काम में तो बहुत सही है सोना मैडम। अपने प्रवीण सर का सारा बिजनेस संभाला हुआ है उन्होंने। उन दोनों के बीच कोई खास रिश्ता? नहीं सर, खास तो कुछ नहीं, बस काम का ही रिश्ता है समझ लीजिए। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच? नहीं सर, कभी झगड़ते नहीं देखा उन दोनों को। साहब पानी। थैंक यू। सुनो। जी साहब। क्या बात है? देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बताओ। साहब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ साहब। कुछ नहीं होगा, बोलो। साहब ये सोनम शर्मा है ना साहब, बहुत चालू है साहब।
चालू मतलब? साहब पहले है ना महाजन साहब के यहाँ आए थे, मैं भी वहां था साहब। साहब ये मोती, मनके, लच्छे, पायल हम सब बनाए अपने गांव में, आप एक बार देख लीजिए ना। देखो ये यहाँ पे खरीदी नहीं होती है, फैक्ट्री है हमारी, बहुत कुछ बनता है वहाँ पे, तुम इसे कहीं और ले जाकर बेचो, ठीक है? साहब हमें नौकरी दे दीजिए ना, हम बड़े अरमान लेकर आए अपने गांव से। नौकरी वोकरी नहीं है मेरे पास। साहब भले ही 4 पैसे कम दे दीजिएगा, पर हमें काम पर रख लीजिए, हमें बहुत जरूरत है काम की। अरे बोला ना नौकरी वोकरी नहीं है मेरे पास, चलो जाओ। पर साहब माथुर साहब वो परचेस वाली फाइल सुबह रेडी करके रखना, बड़े साहब मांगेंगे। साहब सुनिए। अरे तुझे तो जाने को बोला था ना मैंने। साहब हमें नौकरी पर रख लीजिए ना, आप जो भी कहेंगे। अच्छा चल आजा, बात करते हैं, बैठ गाड़ी में। साहब हफ्ते भर में काम पर लग गई तो बड़ी चालू है साहब। ठीक है तुम चलो। जी साहब। साहब झूठ बोल रहा है चपरासी, सब जलते हैं मेरी बीवी से साहब। जलते थे? क्यों जलते हैं? सब गांव की लड़की 10वीं पास, इतनी जल्दी तरक्की जो करने लगी। मतलब वो जो बोल रहा है वो सही नहीं है? साहब सब बकवास है साहब, मैं ठहरा बेवड़ा आदमी, महीने के 2000 रुपए कमाता हूँ, वो भी दारू पे उड़ा देता हूँ। साहब ये जो घर है ना सोनम का खरीदा हुआ है साहब, ये सोफा, ये टीवी, अंदर फ्रिज साहब सोनम ने खरीदा है साहब, ये घर ही उसके पैसों से चलता है। अच्छा वो सब तो ठीक है, ये बता वो तेरे को छोड़ के क्यों गई? साहब वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती साहब, वो तो मुझ पे जान देती है। तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, यहाँ तबीयत तुम्हारी खराब होती है और जान मेरी निकल जाती है। सूरज उठो। हाँ। उठो चलो घर चलते हैं। अरे आ गई मेरी सोनम। हाँ आ गई तुम्हारी बीवी, उठो। मेरी जानी आ गई लो, पकड़ लो। सोनम। बैठ जाओ। ये देख दारू पी के रोज का है। आज तक इस पे मुंह तोड़ दूंगा तेरा। छोड़ो उन्हें, बीवी है मेरी। संभाल के। हाँ हाँ। पकड़ लो मुझे, पकड़ो। हाँ सर वो चपरासी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सोनम जी का काम देख के ही मैंने उन्हें यहाँ पे काम पे रखा था, काफ़ी मेहनती है वो। सर एक बात कहूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो सोनम जी की तरक्की से जलते थे, और ये जो चपरासी है ना 2 नंबरी आदमी है सर, वो सिर्फ और सिर्फ सोनम जी से बदला निकाल रहा था। किस बात का बदला? रंगेहाथ तो पकड़ा था उसे चोरी करते हुए सोनम जी ने। पवन रुको। क्या हुआ मैडम? क्या ले जा रहे हो इसमें? खोलते मैडम, खाली डब्बा है। खोल के दिखाओ। खोल के दिखाओ। कुछ नहीं है मैडम। तो खोल के दिखाओ, लाओ। क्या हुआ मैडम? ये डब्बा है। हाँ सनक सवार थी, कईयों ने तो उसे बोलते हुए सुना था यहाँ पे। क्या? यही कि सोनम जी को और प्रवीण जी को छोड़ेगा नहीं, सबक सिखाएगा। सर मुझे तो लगता है ये चपरासी ने ही सोनम जी का और प्रवीण जी का कुछ किया है। को मुझसे गलती हुई थी, मैंने चोरी की थी और मैं उसके लिए माफ़ी भी मांग चुका था साहब, लेकिन क्या साहब मैं इसके लिए किसी को मारूंगा क्या साहब? साहब मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैंने आपको बताया ना साहब, मैनेजर का और सोनम का रिश्ता था साहब, उसका वो चक्कर चल रहा था उसका। मैनेजर तो क्या साहब, उसने महाजन साहब को भी नहीं छोड़ा साहब। क्या? हाँ साहब, परवीन साहब ने अपना काम अलग से नहीं किया था साहब, वो भी महाजन साहब के साथ ही काम करते थे जब उनकी कंपनी नहीं बनी थी। काका ये पिछले हफ्ते की सेल पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा। गुड। अरे तुम रहने दो ना, हम बनाते हैं। वेल डन, बधाई हो भाई। काका बधाई मुझे नहीं, इसे दीजिए। ये सोनम है, पिछले हफ्ते ही आई है, बहुत मेहनत कर रही है। सर मैंने इसे काम पे लगाया है। सर शक्कर 1 चम्मच ना। हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं सिर्फ 1 ही चम्मच लेता हूँ? काका सब पता है इसे, काफी टैलेंटेड है, ऑफिस का काफी काम संभाल रखा है इसने। गुड। आइए दिनेश जी। सर
ये आपकी चाय। थैंक यू। सर ये मैंने कुछ डिज़ाइन तैयार किए हैं, आप एक बार देख लेते तो। ये झुमके हैं, और सर ये कड़े, और सर ये नेकलेस देखिए ना, इसमें कितनी बारीक कारीगरी करी है। एक काम करो, ये कार्ड रखो, सामने कॉल करो। महाजन साहब के साथ शाम को ही एक मुलाकात के बाद सोनम की काया पलट हो गई थी। दिनेश जी, वो बिक्री वाली फाइल मेरे कैबिन में लेके आइए। ओके मैम। 1 कप चाय, 3 चम्मच चीनी के साथ। बकवास कर रहा है सर ये चपरासी, उसका दिमाग खराब हो गया। मेरे और सोनम के बीच में ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन आपके चपरासी ने तो पूरी डिटेल कहानियां बना रहा है सर, और क्यों ना बनाए। सोनम ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। ये डब्बा है? हाँ, चोरी कर रहे थे? जाने दीजिए। क्या हुआ सोनम, क्या हो रहा है? देखिए सर, चोरी कर भाग रहा था। चोरी करके भाग रहा था? इन्वेंट्री में मिल नहीं रहा था, मुझे इस पर शक हुआ, तलाशी ली, सब इसके पास मिला। कभी नहीं चोरी करता है। रुक, पुलिस को फोन लगाओ। तेरे जैसे हरामखोर लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। फोन लगाओ। जाने दीजिए ना साहब, जाने दीजिए ना साहब। सर ये तो सोनम का दिल अच्छा था, मैंने सोनम और प्रवीण के कहने पे ही उससे पुलिस के हवाले नहीं किया था, नौकरी से निकाल दिया बस। अब वो प्रवीण की कंपनी में उधर चला गया, इसलिए बदला निकाल रहा है मुझसे और मेरी कंपनी से। किसी भी इंसान को समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में एक नजरिया कायम कर लेना भी गलत है। सूरज के लिए सोनम एक आदर्श बीवी, एक प्रोफेशनल और उसकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। लेकिन सोनम के दायरे में ऐसे कई लोग थे जो उसके बारे में बिल्कुल उलट राय रखते थे। एक औरत जो एक नहीं कई मर्दों के साथ नाजायज संबंध बनाए हुए थी। एक लड़की जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हर मर्यादा को पार कर सकती थी। पुलिस के लिए सोनम की सच्चाई साबित करना, सोनम की गुमशुदगी और प्रवीण की हत्या की गुत्थी को सुलझाना निहायत जरूरी था। घर और ऑफिस के अलावा बस अब एक पड़ोसी बचा था जो पुलिस को सोनम के बारे में सही तस्वीर दिखा सकता था। पुलिस ने सोनम के पड़ोस में लोगों से बात की तो ज्यादातर का कहना था कि सूरज भले ही शराबी था, जो कमाता था दारू में उड़ा देता था, पर वो अपनी बीवी सोनम से बहुत प्यार करता था और सोनम भी अपने शराबी पति की बहुत सेवा करती थी, उससे बेइंतहा प्यार करती थी। पुलिस ने सोनम और प्रवीण के सभी बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की डिटेल में तहकीकात की। होटलों में ठहरना, खाना पीना, खर्चे सभी चेक किए गए, लेकिन इनमें से किसी से भी इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि सोनम का प्रवीण के साथ या फिर किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा हो। ये केस पुलिस के लिए एक पहेली की शक्ल अख्तियार करता जा रहा था। क्या प्यून दिनेश सरासर झूठ बोल रहा था, और अगर हाँ तो क्यों? किसने मारा था प्रवीण को, और इस वक्त सोनम कहाँ है? तेरी ज़बान खींच लूंगा। पुलिस को क्या बक रहा था? तेरी ज़बान खींच लूंगा मैं। साहब वो आदमी झूठा है, 1 नंबर का चोर है। तब आपको मालूम है सोनम ने ना चोरी करते हुए पकड़ा था उसको ऑफिस में। मैंने खुद ही बोला था ना साहब, मैंने चोरी की थी साहब, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी गलत करता रहूँगा साहब। और जिसने मलाई खाई है साहब, वो खुद से कैसे मानेंगे साहब? साहब एक बार मुझे जाने दो उस चपरासी के पास, इतना मारूंगा उस चपरासी को, मेरी सोनम का नाम खराब किया। अंधा है साहब वो पेवड़ा उस औरत के प्यार में अंधा है, और वो उसकी औरत 1 नंबर की चालू है साहब। मैं तो बोलता हूँ साहब, उसका परवीन साहब से चक्कर चल रहा था साहब, नहीं तो परवीन साहब उसे अपनी नई कंपनी में क्यों लेकर आते, वो भी 3 गुना तनख्वाह में साहब। सोनम तुम मेरे साथ चलो, मेरे लिए काम करो, अपनी खुद की कंपनी डालूंगा मैं। क्या बकवास करते हो प्रवीण? ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉई है। ओके, एम्प्लॉई है मगर अब नहीं रहेगी। तुम चलो, यहां से 3 गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगा तुम्हें। नहीं सोनम, सोनम बोलो। साहब इलाज कराओ उस चपरासी का, दिमाग खराब हो गया उसका। मेरी सोनम अपनी मेहनत और हुनर से ऊपर आई है साहब। मैं कहाँ कहता हूँ साहब कि मेहनत और हुनर नहीं था उस औरत में, मेहनती भी थी और हुनर भी था उसमें। अब आप ही बोलो साहब, कोई इतने कम समय में इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर लेगा?
चालू पन्ने से साहब। आप एक बार उस सोनम को पकड़ो साहब, उसके बाद में सच का सच और झूठ का झूठ सब पता चल जाएगा। अगर मेरी बात गलत निकले ना तो आपका जूता और मेरा सर साहब। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 5 लोगों की मौत हुई है, 2 आदमी, 2 औरतें और एक बच्चा, और 8 लोग घायल हैं। क्या? एक बॉडी के पास कुछ चीज़ें मिली हैं, एक आईडी, लेडीज पर्स और एक मोबाइल। आईडी किसकी है? सोनम शर्मा का, और शायद मोबाइल भी उसी का है। बस्ती में आग, आग में झुलसी औरत की एक लाश, और लाश के पास सोनम के नाम का आइडेंटिटी कार्ड, मोबाइल और कुछ सामान। ये सब पुलिस को कुछ अजीब उलझन में डाल गया। प्रवीण की हत्या की पहेली अब भी अनसुलझी थी। पुलिस को शक था कि प्रवीण का संबंध सिर्फ अंशिका से ही नहीं, शायद सोनम के साथ भी था। सोनम और अंशिका अब दोनों उसकी हत्या के आरोपी थे। लेकिन पुलिस को सोनम की लाश मिल गई थी, यानी कि शक की सुई पूरी तरह से अंशिका पर आकर रुक गई थी। और सोनम के नाजायज संबंधों के हवाले ने सोनम के पति सूरज को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। खुशी बेटा, खुशी बेटा दूध पी ले बेटा। बेटा मानते तुम्हारी नजर अम्मा को ढूंढ रही है, हम पियक्कड़ हैं बेटा, बेवड़े हैं, पर बेटा ये सब भूल के थोड़ा दूध पी ले बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी वरना बेटा। बेटा दूध पी ले बेटा, थोड़ा सा दूध पी ले बेटा। अच्छा बेटा, आ रही अम्मा, आ रही है, आ रही है, आ रही अम्मा, आ रही बेटा, ले ले ले, आ रही। अच्छा बेटा। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, इसकी माँ मिली क्या साहब? एक लाश मिली है सूरज, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा उसकी पहचान करने के लिए। लाश? हाँ। नहीं साहब, वो मेरी बीवी नहीं हो सकती, वो कोई और होगी साहब। अब एक बार ध्यान से देखो। लेकिन पहचान करने के लिए तो चलना पड़ेगा ना साहब। मेरी बीवी मर नहीं सकती साहब, नहीं वो नहीं मर सकती। अरे सूरज, आप जाओ साहब, आप जाओ, पड़ेगा। आप जाओ। या तो ये कुछ छुपा रहा है, या फिर इसे अपनी बीवी की गुमशुदगी और मौत से कोई लेना देना नहीं है। कदम, मुझे तो अब भी ये मामला 3 लोगों के बीच का लगता है, अंशिका, सोनम, प्रवीण, जिसमें से 2 लोग मारे जा चुके हैं और अब हमारे सवालों का जवाब तीसरा जना ही दे सकता है। यानी अंशिका महाजन? करेक्ट। एक काम करो, तुम सोनम के परिवार में से किसी को भी बुला के उस लाश को आइडेंटिफाई करवाओ। मैं इस अंशिका महाजन से बात करता हूँ। सर। तुम फ्रेंड हो इसके? जी सर। बॉयफ्रेंड? नहीं सर, सिर्फ फ्रेंड्स। एक्चुअली हम कॉलेज में साथ में। तो प्रवीण की हत्या में तुम भी इसके साथ? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं प्रवीण की हत्या करूंगी? मैं उससे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, उसी प्यार के लिए अपनी फैमिली से लड़ रही थी। और सोनम? मैं नहीं जानती उसे, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो पापा की कंपनी में काम करती थी और प्रवीण के साथ। देखिए सर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 17 को जिस दिन प्रवीण की डेथ हुई थी उस दिन हम कॉलेज में थे। और 20 को? 20 तारीख को? सर 20 तारीख को क्या हुआ था? 20 तारीख को सोनम की लाश मिली थी हमें, वो भी जली हुई। आखिर मार ही दिया उस कमीने ने मेरी बच्ची को। मार दिया? किसने? वही करमजला सूरज, सोनम का पति। हमारी जाति का नहीं था सूरज, फंसाया था उसने हमारी बेटी को और यहाँ भाग आया शहर में। पूरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे साहिब हम। बिरादरी से बाहर निकाल दिए गए थे, इज्जत उछल गई थी हमारी। और वो बेवड़ा कोई काम नहीं करता था, उल्टा मेरी बेटी कमा के खिलाती थी उसको, और बदले में वो क्या देता था? लात घूंसे। झूठ बोल रहा है साहब बुढ़ा। हाँ, हम दोनों गांव से भागे थे, पूरा समाज हमारे खिलाफ हो गया था, तो हमने भाग के शादी कर ली। पर ये क्या इज्जत की बात कर रहे हैं? मेरी बीवी मुझे कमा के खिलाती थी तो पैसे तो उनको भी भेजती थी, बेटी का दिया हुआ खा रहे थे, तब इज्जत नहीं गई उनकी।
नोच नोच के खा गए साहब अपनी बेटी को। तो क्या हो गया, बेटी से जो पैसे ले लिए तो? और वैसे भी बेटी की कमाई पर माँ बाप का हक होता है ना साहब। बेटी हमें अपनी मर्जी से पैसे भेजती थी साहब, हमने कभी मांगे नहीं उससे। और यही बात सूरज को खटकती थी और इस वजह से मारता था हमारी बेटी सोनम को वो। और आखिर मार ही दिया उसने उसे साहब। ठेके पे पड़ा रहता है दिन भर, पर बीवी पर हाथ नहीं उठाया उसने कभी। सोनम के माँ बाप तो जब जब गांव से आते सूरज को जली नहीं करते रहते थे। सूरज ने कभी पलट के सोनम के माँ बाप को जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता था। साहब अगर मैं उसके परिवार से इतनी नफरत करता तो उसकी छोटी बहन और उसके पति को मैं यहाँ आने देता, उसके पति को नौकरी दिलवाने में मदद करता साहब। क्या मैं? उसकी बहन भी इधर ही रहती है? हाँ साहब, उसकी छोटी बहन सीमा और उसका पति सुनील। बड़ी बहन की मौत हो गई और अब तक सामने नहीं आए वो लोग? कहाँ रहते वो? नमस्ते साहब। ये सोनम शर्मा की बहन इधर ही रहती है? जी जी साहब। बुलाइए उसको, हमें कुछ बात करनी है। वो तो इधर नहीं है। तो कहाँ गए फिर? हमको पता नहीं है साहब, हम खुद ड्यूटी करके 5 दिन के बाद लौटे हैं। इधर आए तो देख के ताला मार के कहीं निकली हुई है। हम पूछे था आस पड़ोस में, पर किसी को पता नहीं कहाँ गई साहब। काम क्या करते हो तुम? हम तो ट्रक चलाते हैं साहब, मुंबई से लखनऊ। सोनम की अपनी सगी बहन सीमा लापता पाई गई। 2 हत्याएं, एक गुमशुदगी और कई नाजायज संबंध। क्या इन सब के बीच में कोई रिश्ता है? सर, सीमा के पड़ोस में पता किया, उधर बता रहे 20 तारीख को शाम में सीमा घर में ताला लगा के निकल गई थी। मतलब कि जिस रोज बस्ती में धमाका हुआ? जी सर। सर, सीमा के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसी एरिया की थी जहां पे धमाका हुआ, उसी दिन, धमाके से कुछ देर पहले। सर, आपको नहीं लगता कि यह धमाका एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश के तहत किया गया है? हो सकता है इसमें सीमा का हाथ हो। लेकिन सीमा सोनम का मर्डर क्यों करेगी? बहनों में कोई रंजिश रही होगी। एक काम करो, सीमा के फोटोग्राफ्स आसपास के थानों में सर्कुलेट करवाओ, खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगवाओ। शायद किसी ने उसे शहर छोड़कर जाते हुए देखा हो। सर, एक बात और, सीमा के कॉल रिकॉर्ड में सोनम के ऑफिस का भी नंबर मिला है। लेकिन ये सीमा के कॉल रिकॉर्ड्स में सोनम के ऑफिस का नंबर आया कैसे? हाँ सर, जानता हूँ इसको। 3 महीने पहले सोनम मैडम लेके आई थी इसको, कुछ काम चाहिए था। तो मिला कहाँ? प्रवीण सर बोले कि रख लो, बट सर बहुत ही बकवास वर्कर थी, एक नंबर की कामचोर और आलसी। क्या है ये? सारा का सारा माल डिफेक्टिव है। तुम्हें काम पे रखा क्यों था मैं? कि क्लाइंट के पास सारा माल जांच परख होने के बाद जाए, और तुमने क्या भेजा उनको? ये सब सारा माल वापस आ गया और वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। पर सर, मैंने तो जांच की थी। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ साहब, सीमा बहुत नाराज थी सोनम से। वो प्रवीण साहब के सामने सीमा का साथ नहीं दिया ना सोनम ने। तो तू मुझ पे क्यों भड़क रही है? मैंने क्या किया? यही तो, तूने कुछ नहीं किया। तो मैं क्या करती? गलती तो थी ना तेरी। तूने क्लाइंट को सारा गलत माल दे दिया। तेरी वजह से हमारी कंपनी को पता है कितना नुकसान हुआ है। हमारी कंपनी? बढ़िया कंपनी वाली? शर्म नहीं आती तुझे? इसने तेरी बहन के मुंह पर थूक दिया और तू उसकी तरफदारी कर रही है। अरे थोड़ी तो शर्म कर। और सुन तो, कहीं तरह को चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा उसके साथ? चुप कर, क्या बक रही है तू? सर, लड़ाई तो हुई थी पर बाद में दोनों में सुलह हो गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था साहब। क्या दीदी, अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? माफ कर दो ना। तुम तो जानती हो ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो इलाज करा ले अपने दिमाग का। वो भी करा लूंगी ना, पर अभी तो माफ कर दो। चाहे तो 2 थप्पड़ मार लो मुझे, मार लो मुझे, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। पर प्लीज मुझे माफ कर दो ना। छोड़। माफ किया ना? कर देना। अब तो बिट्टू भी बोल रही है ना। किया माफ? किया ना? किया? कर देना। अच्छा, हाँ, किया ना? सर, सुलह तो हो गई, पर यह भी तो हो सकता है कि वो सब दिखावा हो और सीमा के मन में फिर भी नाराजगी रह गई हो। पर कदम, ये अपराध अकेले सीमा के बस का नहीं। जरूर किसी ने उसका साथ दिया होगा। ये सीमा के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करने होंगे हमें। बिस्किट खाएंगे बेटा? बिस्किट खा बेटा, बिस्किट खा बेटा। सर, सीमा के कॉल रिकॉर्ड से तो लगता है कि वो किसी डॉक्टर मधु कुमारी के पास जाया करती थी।
सीमा किस बीमारी का इलाज करवा रही थी आपसे? वो एक्चुअली डोमेस्टिक अब्यूज का केस था। पति मारता था उसको। तो फिर आपके पास क्यों? चोटें आ जाती थी उसके शरीर पर। बहुत बेरहमी से मारता था उसका पति। 2 बार तो आंखें फूटते फूटते बची हैं सीमा की, और सिगरेट से सारा बदन दाग दिया था। पीठ पे जलने के निशान थे उसके। सीमा की डॉक्टर ने सीमा पर हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पुलिस को खबर करना तक जरूरी नहीं समझा, और उसकी यही छोटी सी गलती एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन गई। समाज अगर ना जागे तो एक छोटे से जख्म को भी पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती, फिर वो चाहे शराब का जहर ही क्यों ना हो। खुशी बेटा, खुशी मेरी बेटी गाना सुनेगी, लोरी सुनेगी मेरी अच्छी। देख बेटा बम्बई की लोरी बेटा। खुशी कहाँ है बेटा? बेटा खुशी, खुशी, खुशी बेटा, खुशी बेटा, खुशी, खुशी। बताते साहब। हाँ साहब, हम सीमा को मारते थे साहब। और बाद में फिर सीमा को मार ही दिया, है ना? नहीं साहब, हम नहीं मारे सीमा को। जानते तो फिर कहाँ है सीमा? मालूम नहीं है साहब। तूने ही सीमा को मारा और बाद में प्रवीण और सोनम को भी। हम किसी को नहीं मारे हैं। और उस प्रवीण को क्यों मारेंगे साहब? हम तो उसको जानते भी नहीं थे साहब। साहब हत्या हुई है हमसे, हत्या की हमने साहब। क्या बकवास कर रहा है? किसको मारा तूने? अपनी बेटी को साहब। अब गोद कड़ी लगाओ साहब। हमसे ज्यादा बर्बाद आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम अपनी बीवी के लायक भी नहीं है साहब। तभी तो वो हर मर्द के साथ सोती थी। प्रवीण, महाजन, मैनेजर, सबके साथ बिस्तर गरम किया उसने साहब। बस साहब मुझे लगा कभी तो उसकी पैसों की भूख, बड़ा बनने की भूख खत्म होगी, और वो सिर्फ मेरी होगी। इसलिए साहब इंतजार करता रहा उसका, पीता रहा, झूठी उम्मीद में जीता रहा कि कभी तो लौटेगी सोनम अपने सूरज के पास। सर सीमा का मोबाइल एक्टिव हो गया है। लोकेशन पार्कवी होटल, शंकर रोड। साहब मैं अच्छे से जानती हूँ अपने पति को। वो बहुत प्यार करता था मुझसे। बेचारा मेरी वजह से इतने दुख सह रहा था, लेकिन मुझे जिंदगी से और भी बहुत कुछ चाहिए था जो मेरा पति मुझे कभी नहीं दे सकता। फिर भी तो हमें अलग होना पड़ता ना। कब तक मैं उसका बोझ उठाती। अपनी बहन सीमा को तुम ही ने गांव से बुलाया था ना? हाँ साहब, मैं नहीं बुलाया था। उधर गांव में दोनों की हालत बहुत खराब थी। यहाँ मैंने उसके पति को नौकरी पर लगवा दिया, लेकिन उसने मेरी बहन की जिंदगी नर्क बना दी थी। उसे हर छोटी बड़ी बात पर मारता था। वो बेचारी डॉक्टर के पास जाकर पट्टी कराती, फिर मुझे फोन करके फूट फूट कर रोती थी। बहुत शक्की है सुनील। सीमा उस जिंदगी से बाहर निकल जाना चाहती थी, और फिर उस रोज कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तू आज ही यहाँ से निकल जा। मैंने तेरा सब इंतजाम कर दिया है। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए बस की टिकट लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगी। तो मैंने देखा कि सीमा का पति सुनील बस्ती से जा रहा था। बताते हैं साहब। साहब सीमा कहीं भागने का प्लान बना रही थी साहब। हम खुद उसको फोन पे बात करते हुए सुने थे। आ जाऊंगी मैं, जरूर आऊंगी। तंग आ गई हूँ मैं जिंदगी से। हमको लगा साहब सीमा अपने किसी आशिक से बात कर रही है। हम उसका पीछा किए साहब, तो देखे वो बस्ती में किसी झुग्गी के अंदर चली गई। हमको समझ नहीं आ रहा था साहब कि हम क्या करें। उधर बाहर एक गैस का सिलेंडर पड़ा था साहब,
उसका गैस निकल के तीली मार दिया सर। तेरे इस पागलपन की वजह से 8 लोग घायल हो गए, 5 लोगों की जानें गई। और तुझे पता है जिस परिवार की जान गई वो तेरे गांव का ही माधो परिवार था। मासूम बच्चे को मार डाला तूने। कदम, ये सीमा का पति सुनील इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। हाँ सर, असली राक्षस। पर सर अगर सीमा को इसने मारा तो प्रवीण को किसने मारा? अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। तुम्हारा और प्रवीण का फोन एक साथ बंद हुआ, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे। सर आप कौन है? क्या हुआ? मोनिशा, इनको भी लेके चलो, सब पता चल जाएगा। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? अब छोड़िए। हाँ, प्रवीण को मारने के लिए मैंने ही सोनम को पैसे दिए थे, 50 लाख। बेटी को बचाना चाहती थी मैं। पापा के डांट फटकार का कोई असर नहीं पड़ रहा था उस पर। प्रवीण को कंपनी से निकाल दिया, फिर भी मिलते रहे दोनों। और सोनम ही क्यों? पैसों की बहुत भूखी थी वो, और फिर इस जिंदगी से निकल के कहीं और जाना चाहती थी वो, और पैसों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। गांव से अपने भाई विकास को बुला लिया था मैंने। बेरोजगार था, रोज रोज माँ बाबा के ताने सुनता था। यहाँ एक होटल में उसका इंतजाम कर दिया। 3 लाख में मान गया था वो, 1.5 लाख काम से पहले और 1.5 लाख काम के बाद। फिर विकास ने प्रवीण को फ़ोन करके उसकी और अंशिका की फ़ोटो को लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। तस्वीरें हैं मेरे पास आपकी और आपकी माशूका की, चाहिए तो आके मिलो। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो। और भेजू कि मिलते हो आके? जगह नोट करो, बदले में क्या लाना है वो मिलोगे तब बताऊंगा। और हाँ, अगर पुलिस को खबर करी तो ये फोटो हर मोबाइल पे नजर आएंगी। अब इसे हमने नहीं मारा दीदी, इसने आत्महत्या की है। ये काम होने के बाद बस शहर से निकलना बाकी रह गया था, लेकिन उससे पहले मुझे सीमा का इंतजाम करना था। तू 7 बजे बस्ती पहुंच जाना, वो अपने गांव के माधव चाचा है ना, उनके घर में आ जाना। पर वहाँ मुझे किसी ने पहचान लिया तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। माधव चाचा के यहाँ उनकी बीवी, उनका बच्चा और उनका साला है। मैंने उसे अपने रिश्तेदार के घर बस्ती में बुला लिया, वहां से उसे नासिक भेज देती। लेकिन शाम जैसी मैं वापिस आई, सब कुछ खत्म हो गया था। कुछ देर तो उसकी लाश के आगे बैठकर खूब रोई, फिर पता नहीं क्या मन में आया और लगा कि वो मरकर मुझे गुमनाम करने का इंतजाम कर गई हो। मैंने अपना आईडी कार्ड, अपना फ़ोन, अपना पर्स उसकी लाश के बगल में फेंक दिया। सोनम मर गई थी, मुझे यही दुनिया को दिखाना था और मैं वहाँ से छुपती छुपाती भाग गई। लेकिन जिस भविष्य की उम्मीद थी वो, और उसी भविष्य की उम्मीद में तुमने लाशें बिछा दी। अपना बस एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।